नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बात कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों और उसकी सक्रियता की, जहां कोरोना ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में एक दिन में 9,603 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 4 मरीजों की जान चली गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा पहुंच चुकी है, तो वहीं राजधानी भोपाल में संक्रमण दर 35% के पार जा चुकी है। दूसरी तरफ लापरवाही भी लगातार जारी है। लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, मगर जनप्रतिनिधि भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, कोरोना के बढ़ते मामले आखिर कितनी बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं। भोपाल में लापरवाही से ही क्या संक्रमण दर भी बढ़ रही है? लापरवाही पर लगाम लगाने के जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वे नजर आते हैं? सार्वजनिक आयोजनों और प्रदर्शनों पर सख्ती क्या अब जरूरी दिखाई देती है? टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने की भी क्या दरकार है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तीसरी लहर में पहली और दूसरी लहर की तुलना में मौतें कम हो रही हैं, लेकिन महामारी काफी तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो एमपी में 20 जनवरी को रिकॉर्ड 9,603 नए केस मिले। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12.4% पर पहुंच चुका है, यानी हर 100 टेस्ट में 12 लोग संक्रमित हो रहे हैं। भोपाल में कुल 5,650 टेस्ट में 1,991 संक्रमित मिले हैं, जिसमें 122 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले 28 अप्रैल 2021 को 1,853 केस सामने आए थे। भोपाल में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 35% के पार पहुंच चुका है, यानी भोपाल में हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकला। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 55,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन निश्चित ही कोरोना जो मामले सामने आ रहे हैं, चिंता की लकीरें सभी के मन मस्तक पर हैं। जिस तरह से मामले बढ़ते हुए आ रहे हैं, पर उसमें एक राहत भरी खबर यह है, जो एक स्टडी से निकल के आया है। भोपाल शहर में ही 12,000 लोग ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित थे। उनमें से 9,000 लोग 3 दिनों में ही नेगेटिव हो गए। वह भी इसलिए नेगेटिव हुए कि उनको दोनों डोज लगे थे वैक्सीनेशन के। इसीलिए इस कोरोना में वैक्सीनेशन कारगर साबित हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, दोनों डोज अवश्य लगाएं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है। 55,000 से ज्यादा मामले होना, प्रतिदिन 10,000 कोरोना संक्रमित, 35% संक्रमण की दर। अकेले राजधानी भोपाल में 2,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। ये घोर लापरवाही है। मध्य प्रदेश सरकार केवल और केवल लीपापोती कर रही है। ना संक्रमण की जांचें बढ़ाई जा रही हैं, ना अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। लापरवाही की हद देखिए कि 2 महीने बीतने के बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग तक चालू नहीं हो सकी है। कुल मिलाकर आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन लापरवाही अब भी जारी है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी लापरवाही करने का एक भी मौका नहीं चूकते। बात मास्क लगाने की हो या अन्य कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की, हर जगह लापरवाही देखी जा रही है। यही वजह है अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आखिर दूसरी लहर को देखे जाने के बाद, दूसरी लहर की भयावहता को इतने करीब से महसूस करने के बाद, इस तीसरी लहर में हम इतने लापरवाह क्यों हो गए? और इस लापरवाही का खामियाजा अब हमें इस स्तर पर भुगतना पड़ रहा है कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। लोग घरों में ही अपने स्तर पर इलाज कर रहे हैं। अस्पताल जाने की कोई जुगत नहीं उठा रहा, डॉक्टर को दिखाना कोई मुनासिब नहीं समझ रहा है। अपने स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं और अपनी ही जान जोखिम में डाल रहे हैं। परिवार को खतरा तो पैदा कर ही रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है।
हमारे साथ डॉक्टर के जायसवाल जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दिव्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शहरयार खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जायसवाल, आज शुरुआत आप ही से करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि एक तरफ हम देश भर में देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट पे थोड़ी कमी नजर आ रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी थोड़ा सा चौंका रहा है। कई प्रदेशों की स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी कुछ स्तर पर मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है जो डराती हैं। आखिर ये विरोधाभास की स्थिति किस वजह से, डॉक्टर जायसवाल? दीपेश जी, अभी जो कोरोना की तीसरी वेव है उसमें पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का कारण ये है कि जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन हो या पुराना वेरिएंट डेल्टा प्लस हो डेल्टा हो, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में अभी साइन सिम्टम इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं कि जिस तरीके से 35% या 40% लोग जो इन्फेक्शन के चपेट में आ रहे हैं, जैसे कि भोपाल का ही ले लीजिए कि इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि एक तो उसके सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, किसी को हल्का सर दर्द रह रहा है, किसी को हल्का बुखार रह रहा है, बहुत हल्की सर्दी खांसी रह रही है और जनता इसी चीज में भ्रमित हो गई कि कुछ जिम्मेदार लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि हल्की सर्दी खांसी है और ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें आते हैं, मेडिकल फील्ड में आते हैं और ये देखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट ये इतनी ज्यादा है, उससे ये बात तो समझ आती है कि जो सोशल गाइडलाइन का जो पालन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन है, इसका पालन जो है ईमानदारी से या जागरूकता से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। लापरवाही बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस कारण ये हो रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि सिम्टम कम होने के कारण लोग लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन अभी ये लापरवाही अब घातक सिद्ध हो रही है कि जब लोग एक तो अपने मन से इलाज करा रहे हैं, मेडिकल स्टोर से किट खरीद ले रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं तो 2-3 दिन की दवाइयां, 4 दिन की दवाइयां अपने हिसाब से खा रहे हैं, डॉक्टरों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं और इसका खामियाजा अब ये देखने को आ रहा है कि कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं होम आइसोलेशन के बाद में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए और वो आइसोलेशन हो रहे हैं। तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनको 2 डोज वैक्सीन के लग गए हैं वो ये ना सोचे कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन ये तो जरूर मानना पड़ेगा कि जो वैक्सीन है वो कारगर सिद्ध हो रही है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ज्यादा इसका रोल है और बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन कांटेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। अगर मान लीजिए हल्का भी लक्षण किसी को आता है सर दर्द का, बुखार का, तो वो ये ना समझे कि एक सिंपल फ्लू है या सीजनल फ्लू है, वो जरूर इसकी टेस्ट कराएं और डॉक्टर के निर्देशानुसार और उनके सलाह से ही दवाइयां लें, चाहे वो होम आइसोलेशन हो चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो। बिल्कुल सर, अब लौटूंगा आपके पास। मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि दिव्या जी आप डॉक्टर भी हैं और भली भांति समझती हैं वर्तमान परिस्थितियों को, इस लिहाज से प्रदेश में जो अभी पॉजिटिविटी रेट 12% है, अगर प्रत्येक व्यक्ति जिसको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे वो अब हल्का बुखार हो, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये तो मौसमी बीमारी है, मौसम की वजह से ये हो रहा है, अगर वो व्यक्ति टेस्ट कराना शुरू कर दे तो क्या ये पॉजिटिविटी रेट उस स्तर पर पहुंच सकती है जिसको सुनकर या देखकर और महसूस करके ही सिहरन पैदा होती है कि बाप रे ये क्या हो रहा है, किस स्तर पर ये पॉजिटिविटी रेट है? और ये टेस्ट ना होना क्या हमारे लिए भविष्य की चुनौती खड़ी करता है? डॉक्टर दिव्या। दीपेश जी, मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा आपसे हट के सोचना चाहूंगी। जी जी। एक्चुअली पीक मैंने, जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पीक सेकेंड वीक तक आनी थी, ऐसा हमारा अनुमान था और वो अनुमान बहुत हद तक सही भी साबित हुआ और सही भी साबित हो रहा है। पीक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक आनी थी, 2nd से 3rd वीक तक आ रही है। अब आपको सुन के जैसे थोड़ा सा एक सुखद समाचार है कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में वो प्लेटो पर आई और प्लेटो से थोड़ा सा उसमें एक डिक्लाइन आया है। और अभी पता चला है कि दिल्ली में जो एक वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया गया है और उसको भी सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसका मतलब ये है
कि जो भयावहता हमने इमेजिन करी थी ओमिक्रॉन के आने की, वो भयावहता नहीं आ पाई, नहीं हो पाई। ये बहुत अच्छा, सुखद, एनकरेजिंग समाचार है हम सबके लिए। तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, क्योंकि उसमें डेल्टा हिंदुस्तान में नहीं है, बाकी सब जगह डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स वेरिएशन था, इसलिए वहां की मोर्टेलिटी रेट कहीं ज्यादा थी बनिस्बत हिंदुस्तान के। जो थोड़ी बहुत भी यहाँ पे मृत्यु दर बढ़ी है, वो मृत्यु दर जैसे मैंने पहले भी कभी जिक्र करा था कि वो उन लोगों में है जो ऑलरेडी किसी न किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज या जैसे किडनी पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेस जिन लोगों का अगर बॉडी सिस्टम हो वो लोग, या जिन्होंने वैक्सीन बराबर नहीं लगाई, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन आपको ये इंश्योर नहीं करता कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी जरूर है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया हुआ है तो वायरस की गंभीरता आपके शरीर पर नहीं होगी, आएगा और छू के चला जाएगा। तो कम से कम इस बात को सुनिश्चित करें कि आप लोग वैक्सीनेटेड जरूर हों। एक पीक हर्ड इम्यूनिटी के जो एक समय आता है, वो पीक और हर्ड इम्यूनिटी का समय आज और मैक्सिमम एक हफ्ता और, इससे ज्यादा नहीं, पर उसके बाद हम लोग उस हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बिल्कुल बहुत तेजी से जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी एक बार आ गई तो फिर उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन हम सबको देखने को मिलेगा। फिर अच्छी बात यह है कि इसमें भर्ती कम, हमारे पास अभी भी जितने बेड्स हम लोगों ने तैयार करे थे, उन बेड्स में से सिर्फ 20% बेड्स ही अभी तक 20% भी शायद नहीं हो, यूटिलाइज नहीं हुए हैं, जिनमें ऑक्सीजन कैपेसिटी बिल्कुल कम यूज हो रही है, और जो बहुत गंभीर ड्रग्स जिनका हमने पिछली बार उपयोग करा था, वहां तक तो ईश्वर की दया से अभी तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। तो ये एक अच्छा, सुखद, एक उसका एनकरेजिंग समाचार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस बारे में बेफिक्र हो जाएं। ये दस्तक तो दे चुका है, आ चुका है, लेकिन हमको उस बारे में तैनाती से पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयारी रखनी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ सिचुएशन पर नजर रखनी है। आपने एक सेंटेंस का जिक्र किया दिव्या जी कि आएगा और छूकर चला जाएगा। अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, अगर हम प्रिकॉशन ले रखे हैं, अगर हमने हर दवाई का इस्तेमाल किया है, अगर हमने वैक्सीनेशन सही तरीके से लिया है, तो आएगा और छूकर चला जाएगा। ये मानसिकता वर्तमान परिस्थिति में देश के हर नागरिक की बनी हुई है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फ्यूचर लापरवाही में अब तब्दील हो जाएगी, या फिर वो हमारे लिए कहीं घातक तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर 4 मरीजों की भी डेथ हुई है तो वो हमारे लिए एक बड़ी अब क्षति मानी जा सकती है, और शायद उसका रीजन एक ये भी हो कि लोग इस कदर लापरवाह हुए कि ठीक है वैक्सीनेटेड हैं, कोई ज्यादा परेशानी हमें होगी नहीं। दीपेश जी, एक्चुअली क्या हुआ, इस बार ओमिक्रॉन में बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक रहे, जिनमें सिम्टम्स नहीं आ पाए या बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहे, और उन्होंने यदि कैरियर का अगर रोल अदा करा और वो कैरियर रहे, तब तक नहीं पता चला, क्योंकि जब तक सिम्टम नहीं आते तब तक वो टेस्ट नहीं कराते। वो जो एक लेटेंट पीरियड होता है, उस लेटेंट पीरियड में इन्फेक्टिव रेट सबसे ज्यादा होता है, आप इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि आपके पास सिम्टम नहीं आ पाते। तो कुछ लोग जब तक उनके सिम्टम नहीं आए और जब तक वो स्वयं इन्फेक्टेड थे, वो कैरियर थे, और उन्होंने उस दौरान वो जो इन्फेक्शन फैलाया, जो मैंने आपसे जिक्र करा कि वो आएगा और छू के चला जाएगा। ये इसलिए भी एक बात अच्छी है क्योंकि इस बारे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी गले तक ही है इस बार इन्फेक्शन, वो लंग्स तक नहीं जा रहा, जो पिछली बार डेल्टा वेरिएंट लंग तक गया था, और जिसके कारण हम सब ने बहुत ज्यादा नुकसान झेला था। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने क्षति हानि ना हुई हो, और मेरी आज भी उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना है जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन अच्छी बात यह है, बिटवीन जैसे हम कहते हैं कि हर चीज में कुछ अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए, तो अच्छी बात यह है कि इस बार का जो ओमिक्रॉन है वो कम से कम उतना घातक नहीं है, उसका वेरिएंट अब बहुत कम असरदार हो चुका है, और धीरे धीरे हमारे पास उम्मीद ये है कि इसका यदि कोई और वेरिएशन आया भी तो वो हो सकता है कि, और कहते हैं कि दिस इज द डेड एंड, कमिंग टू एन एंड ऑफ कोरोना। नहीं, ईश्वर करे यही हो, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब ये खात्मे की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं लौटूंगा आपके पास, शहरयार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी स्टडी क्या कहती है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे सीख लेकर अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीद यही हम भी अब जाहिर करें कि जल्द ही अब उस दिशा में हम अग्रसर होंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा, हर इंसान स्वस्थ होगा, और उसी तरफ शायद आप लोग भी सोचते हैं?
देखिए दीपेश जी, बिल्कुल भगवान करे कि जैसा हमारे सरकार और हमारे भाजपा की प्रवक्ता की खुशफहमी है ऐसा ही हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। पर हमको विश्व में जिस तरह से अभी तक रिजल्ट आए हैं, हमारे यहाँ हम जरूर तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, विश्व के कई देश हैं जहां पर 5वीं लहर चल रही है, तो उससे भी हमको सबक लेके जो अवेयरनेस है, जो गंभीरता है, क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखी कि हमारी इसी खुशफहमी, हमारी सरकार की इसी खुशफहमी की वजह से हमारे प्रदेश के हजारों लाखों लोग अकाल मृत्यु के गर्त में गए हैं कि सरकार ने वो तैयारियां नहीं करी थी, ना हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट थे, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना हमारे पास बेड थे, ना दवाइयां थी, और त्राहिमाम हुआ। दीपेश जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, राजनीति करने के लिए और विषय हैं, हम उस पे कर सकते हैं जीवन भर, लेकिन मैंने खुद ने भी अपने परिवार में 7 लोग खोए थे दूसरी लहर में। जी। तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इसका क्या दर्द होता है, क्या गम होता है, क्या परेशानियां होती हैं, और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। और हमारी सरकार को अभी भी वक्त रहते जो टेस्टिंग का साइज है वो बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे कुछ भाजपा के मंत्री और नेताओं ने जो खुशफहमी प्रदेश में फैला दी है, उससे हमारी जनता और ज्यादा अपने को कंफर्ट जोन में महसूस कर रही है, और वो उसकी लापरवाही की वजह है कि हमारे यहाँ आप देखें देश भर में, अभी हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो ये जो आंकड़े थे वो डाउन की तरफ थे। अभी हम पिछले 4 दिन से देखेंगे तो लगातार 2,82,000, 2,87,000, 3,17,000, और आज की बात करें तो 3,87,000 पे देश में आंकड़े आए हैं, और मौतों का आंकड़ा भी इसी रेशो में बढ़ता चला जा रहा है, और आज 703 मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं आज सुबह के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार आता है, दोबारा नहीं आता। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, राजनीति होगी होती रहेगी, लेकिन सरकारों के ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस प्रदेश में रूल कर रहे हैं, जिस प्रदेश में गवर्नेंस चला रहे हैं, तो वहां की जिम्मेदारी, वहां के लोगों की जिम्मेदारी उस सरकार की भी है, और जन नेताओं की भी है, और हमारे नागरिकों की भी है कि आप सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें, ना अपने परिवार को सरकार के भरोसे छोड़ें, क्योंकि हमने देखा था कि जब वक्त आया था तो इस सरकार ने हाथ उठा दिए थे। त्राहिमाम स्थिति में लोगों को अकाल मृत्यु के गर्त में जाते हुए इस प्रदेश ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। तो मेरी इस सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बातों का जिक्र किया खान साहब, मेरे उससे कुछ सवाल है। एक सवाल ये जो डेथ रेशियो का आप जिक्र कर रहे हैं दूसरी लहर में, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बढ़ा या फिर देश के अन्य राज्यों में भी स्थिति यही थी? एक दूसरी चीज ये कि क्या उस दूसरी लहर के बाद प्रदेश में कोई ऐसा काम हुआ स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जो आपको नजर आया हो? देखिए दीपेश जी, यही मेरी परेशानी और मेरे जो गंभीरता का सवाल है वो इसी बात को है कि अगर हम सब कुछ खो के भी नहीं जागे हैं, डेथ रेशो का पूरे देश में हमने वो मंजर देखा है कि जिस पवित्र गंगा में हम लोग गंगा जी को जो पवित्र मानते हैं, उसको अकाल मृत्यु की इतनी मौतें थी कि हमने वो गंगा में लाशों को तैरते भी देखा है, और गंगा के पास उत्तर प्रदेश की नजर आया देखा है, या फिर महाराष्ट्र भी नजर आया, छत्तीसगढ़ भी नजर आया, केरल भी नजर आया, पंजाब भी दिखाई दिया, ये बाकी जो राज्य हैं वो भी दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए? इसलिए मेरा ये सवाल था कि आपने, मैं आज चाह रहा था कि इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा बौद्धिक विचारों पर लेकर जाएं, लेकिन चूंकि आपने इससे पॉलिटिकल किया तो मैं दिव्या जी का भी एक कमेंट लेना चाहूंगा, चूंकि वक्त कम है। दिव्या जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं आपके मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं, एक कमेंट ले लेता हूं दिव्या जी से, वापस आपके पास लौट रहा हूं सर। एक मिनट जी, बोलिए खान साहब, बोलिए जी।
जी दीपेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने डिबेट शुरू करते ही बोला था कि हमको राजनीति करने को बहुत समय है, हम राजनीति पार्टी से ऊपर उठ के करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये राजनीति करने का विषय नहीं है। इसमें महाराष्ट्र में वही बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। महाराष्ट्र से आने वाली, बंबई से आने वाली फ्लाइटें, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइटें इंदौर में, चाहे दिल्ली से आने वाली फ्लाइटों का अगर समय रहते सरकार ने बंद करा होता, रोका होता, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कैजुअलिटी का रेशो कम होता। चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे महाराष्ट्र चेन्नई की हो, चाहे पंजाब की हो, यहाँ पर कोई राज्यों की सीमाओं में कोरोना नहीं आता, ना कोई पार्टी का बैनर झंडा लेके आता है। वो बीमारी है जो तो पूछ रहा था ना सर, कि सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आप लोगों को क्यों दिखाई देते हैं? डेथ पूरे देश में हुई है, इंसान हमारे भारतवर्ष का गया है, हमारा अपना गया है, तो फिर हम उसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। समय कम है सर, हम ये दूसरी लहर पर चले जाएंगे। चर्चा ये अनंत तक चलती रहेगी सर, वर्षों वर्ष तक ये चर्चा चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होनी है। दिव्या जी अपना कमेंट करिए, मैं डॉक्टर जायसवाल के पास जाऊंगा। दिव्या जी बोलिए, वक्त कम है। दिव्या जी मैं लौट रहा हूँ सर। दीपेश जी मैं सिर्फ इतना चर्चा करना चाहूंगी, जैसा पहले भी कहती आई हूँ कि कुछ चीजें होती है जिनमें राजनीति नहीं, हम सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ता है। यदि सरकार न सीखी होती तो आप जितने मर्जी उंगली उठाते, मैं आपके जितने आरोप होते सर माथे, लेकिन सरकार अगर चेती नहीं, उन्होंने बिस्तर ना बढ़ाए, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स ना लगाए, उन्होंने दवाइयों की तैयारी ना करी, उन्होंने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ना करी होती, उन्होंने नीचे तक अगर आंगनवाड़ी तक के लोगों को ट्रेन ना करा होता तो मैं मानती। लेकिन मैंने खुद ने ये ट्रेनिंग सेशंस करे भी है, करवाए भी हैं, देखे भी हैं, उनका हिस्सा भी रही हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि किस लेवल तक की तैयारी हो रही है, हुई है, और किस लेवल तक की नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन दिव्या जी एक बात का उन्होंने जिक्र किया, उसका जवाब दे दीजिए जो कि वक्त कम है। सवाल ये कि क्या अब हम इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, यही वजह है कि राजनीतिक आयोजन उसी तत्परता के साथ बढ़ रहे हैं? नो सरकार, ये दूसरी लहर समाप्त हुई है। नहीं तो फिर राजनीतिक आयोजन का बढ़ना आखिर क्या दर्शाता है दिव्या जी? नहीं, राजनीतिक आयोजन अभी भी शुरू नहीं हुए हैं, रैलियों की परमिशन अभी भी नहीं है। छोटे जो 200 से कम के जो बैठकें थी, जिसकी पहले परमिशन थी, वही परमिशन अभी भी लागू है। कायदे कानून जो लागू थे वो अभी भी लागू है। लेकिन मेरा फिर आपसे निवेदन है कि जितना राजनेताओं पर उंगली उठाई जाती हो, उतनी जनता की भी उतनी लापरवाही है, और जनता भी उतनी लापरवाही। आम लोगों पर जब उंगलियां उठती है ना, इसीलिए फिर राजनेताओं पर सवाल खड़े होते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। शहरयार खान साहब से भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सर, आपने कहा कि कुछ मंत्री अब इस तीसरी लहर को और बढ़ाने की तरफ अग्रसर नजर आते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अगर नजर आ रहे हो तब फिर सवाल नहीं होना चाहिए? आज जो तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी, देखिए दीपेश जी, लॉ एंड ऑर्डर किसको मेंटेन करना है, किसको कोरोना गाइडलाइन को, कोविड की को पालन कराना है। जब हमारे पालक ही उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो निश्चित ही है कि राजनीतिक दल, चाहे हम हो, चाहे भाजपा हो या अदर कोई हो, तो उसके बंधन में नहीं बन सकते कि एक के लिए तो कानून होगा, कोरोना की सारी गाइडलाइनों को पालन करे, और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री जाके यूपी में चुनावी सभाओं को चुना। नहीं तो बात वो ये दीपेश जी कि कौन है देश का मुखिया, कौन है प्रदेश का मुखिया, क्यों आप आम जनता। एक बात कहना चाहूंगी प्लीज, मैं शहरयार जी से एक निवेदन चाहूंगी। शहरयार जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगर राजनीतिकरण हो ही रहा है तो मैं आपसे एक बात की चर्चा लेना चाहूंगी। क्या आप मुझे जवाब दे देंगे प्लीज कि कल नकुलनाथ जी ने अपनी सभा क्यों बुलाई, और उस सभा में उन्होंने सरेआम मन से ये क्यों कहा कि मैं कोरोना को नहीं मानता हूँ, कोई कोरोना नहीं होता है, और मैं धारा 144 नहीं मानता हूँ? इसका जवाब क्या कांग्रेस दे पाएगी? संक्षेप में खान साहब बोलिए जल्दी से, समय बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जब हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करके, अरे सर, वहां पे तो हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और सबको देखा। खैर ठीक है, वक्त नहीं है सर। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इससे ज्यादा वक्त चूंकि बचा नहीं है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है अपना और परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।